तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी 6 क्लास की ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर। हैंड रिटन नोट्स मेरा बनाने का रीज़न यही है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं होती, और उसमें जो आपका चैप्टर 10 पेज में है तो मैंने नोट्स ऐसे बनाए हैं कि 1 से 2 पेज में वो 10 पेज आपके कंप्लीट हो जाएं और काम की कोई भी चीज़ आपसे छूटने ना पाए। तो इस वजह से आपको ये नोट्स हैंड रिटन मिल रहे हैं, तो इसका आप लाभ उठाइए। आइए शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर का नाम है, और उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है घूर्णन या दैनिक गति या पृथ्वी दिन। ये एक ही चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घूर्णन किसको कहते हैं। वैसे हमने पिछले चैप्टर्स में आपको बताया है कि जो अक्ष पर पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। अब क्योंकि 24 घंटे यानी एक दिन में ये अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है, इस वजह से इसको दैनिक गति भी कहा जाता है, और उसी को हम लोग पृथ्वी दिन कह देते हैं। जब यही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने का मतलब है, किसी के चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब है परिक्रमा करना। परिक्रमा करने से एक गति बनी है परिक्रमण गति। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति को इस वजह से परिक्रमण गति बोला जाता है। तो ये यहाँ पे दूसरी जो गति है वो परिक्रमण गति है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन या 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। जनरली हम लोग उसको पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, लेकिन वास्तव में जो है वो 365 दिन 6 घंटे होता है ना। तो 6 घंटे जब 4 साल बढ़ते बढ़ते, मान लीजिए पहले साल 365 दिन 6 घंटे हुआ, फिर दूसरे साल 6 घंटे हुआ, फिर तीसरे साल 6 घंटे, चौथे साल 6 घंटे। अब 4 सालों में ये मिलकर हो जाते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे बराबर हमारा एक दिन होता है। इस वजह से हर चौथे साल एक लीप ईयर आता है, और फरवरी में एक दिन इसलिए एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो ये हो गया आपका फरवरी में लीप ईयर 29 दिन का। कच्छी समतल व पृथ्वी का कच्छी समतल से कोण। अब यहाँ पे इसको हम आगे फिगर में समझेंगे, यहाँ पे तो खैर छोटा है, अभी आप इसको पढ़ लीजिए। पृथ्वी का अक्ष कच्छी समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो है ये कच्छी समतल है, और पृथ्वी का अक्ष का मतलब जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो ये जो इसके बीच का कोण है ये 66.5 डिग्री है, और अक्ष पर जो लंब होता है इससे ये 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। कच्छ के द्वारा बनाया गया समतल कच्छी समतल कहा जाता है। कच्छ भी आपको पता होगा, पृथ्वी या कोई भी ग्रह, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जिस पथ पर वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है उसको हम लोग कच्छ कहते हैं। अब आगे इन चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा फिगर है, ये पृथ्वी का कच्छी समतल है। इस तरह से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एक मानक है कि ये पृथ्वी का कच्छी समतल है। यहाँ से इसका जो अक्ष है, अक्ष का मतलब आपको पता ही होगा, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, उसी काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्ष कहते हैं। तो ये जो बीच का कोण है ये है 66.5 डिग्री का। अगर पृथ्वी के कच्छी समतल पर लंब डाला जाए, ये मान लीजिए कच्छी समतल है, इस पर लंब डाला जाए, तो फिर जो पृथ्वी का अक्ष है वो यहाँ पे 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये कच्छी समतल है, ये इस पर लंब है, और ये इसका अक्ष है। ये जो कोण होगा ये 23.5 डिग्री का कोण होगा। तो इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी अपने कच्छी समतल पर लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब पृथ्वी की घूर्णन के कारण दिन और रात का होना, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, इस चित्र में सूर्य आपको दिखाई पड़ रहा है,
तो सूरज की रोशनी पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ेगी और पीछे वाले साइड पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। तो जो भाग आपका पृथ्वी का सूरज के सामने जब आएगा तो इस भाग में आपका दिन होगा, और जो पीछे का आधा भाग है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है तो यहाँ पे रात होगी। ठीक है। अब घूर्णन, अगर पृथ्वी घूर्णन करेगी, ये मान लीजिए इसका अक्ष है, इस पर इस तरह से ये घूमती हुई आएगी, तो कुछ घंटों बाद या 12 घंटे बाद मान के चलिए कि ये जो आधा अंधेरे वाला भाग है इस साइड आ जाएगा और ये जो दिन वाला भाग है वो पीछे की साइड चला जाएगा। तो अब जो जहाँ पे अंधेरा था वहाँ पे दिन हो जाएगा और जहाँ पे दिन था वहाँ पे रात हो जाएगी। तो सीधा सा आप ये कह सकते हैं निष्कर्ष कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूमना है उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। अब प्रदीप्त वृत्त क्या होता है? ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। दिन और रात को विभाजित करने वाला जो वृत्त होता है ये इस तरह से करके होगा गोल गोल, इसी को हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आधे भाग में रात है और आधे भाग में दिन है। अच्छा, एक कंडीशन दी गई है, यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे, सूर्य के चारों तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर हमेशा दिन एवं लगातार गर्मी बनी रहेगी और दूसरे भाग पर हमेशा अंधेरा एवं लगातार ठंड बनी रहेगी। अब मान लीजिए कि पृथ्वी, यहाँ पे एक कंडीशन ये वाली जैसे दी गई है, पृथ्वी घूमना बंद कर दे ऐसे जैसे है वैसे ही बनी रहे इस तरीके से करके, तो सूरज की रोशनी जहाँ पे पड़ रही होगी तो यहाँ पे तो हमेशा ही दिन रहेगा, और यहाँ पे अगर दिन रहेगा तो यहाँ इस भाग में, आधे भाग में इस साइड, यहाँ हमेशा गर्मी ही बने रहेगी। जबकि अगर दूसरे भाग की तरफ देखें, इस तरफ का भाग, जब पृथ्वी घूम ही नहीं रही है तो इधर हमेशा अंधेरा बना रहेगा इस साइड में, और यहाँ पे हमेशा ठंड बनी रहेगी अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो इस वजह से पृथ्वी का घूमना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन तथा घूर्णन गति के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है। तो जो परिक्रमण गति होती है, ये मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पे हम लोग परिक्रमा की बात करेंगे, ये इसका कक्ष है और इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। तो जब सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इस परिक्रमण गति के कारण दिन ऋतुओं में परिवर्तन होता है और घूर्णन गति के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है। जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं, लेकिन जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। 3-3 महीने का गैप होता है और 3-3 महीनों के बाद कई ऋतुएं आ जाती हैं। इसको हम लोग अब आगे बड़े चित्र में समझेंगे। 21 जून की कंडीशन क्या होती है, पहले हम कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब कर्क रेखा पर सीधे किरणें पड़ती हैं तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। 6 महीने लगातार दिन ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम ऊष्मा क्योंकि किरणें तिरछी पड़ती हैं। अगर उत्तरी ध्रुव की तरफ उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुका हुआ है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन होगा और ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम ऊष्मा क्योंकि किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब वहाँ पे ध्रुवों पर किरणें तिरछी पड़ने के कारण वहाँ पे ऊष्मा भी कम पहुँचती है। इस वजह से जैसी कंडीशन है वैसी ही कंडीशन वहाँ बनी रहती है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम, जो विषुवत वृत्त होता है यानी 0 डिग्री वाला, इसको हम लोग अभी आगे बेहतर तरीके से चित्र के माध्यम से समझेंगे। 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। तो ये फैक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, बाकी आगे हम लोग समझते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ये सब अभी आपको समझ में आ जाएगा आराम से।
22 दिसंबर की क्या कंडीशन है, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, और मकर रेखा पर सूर्य की जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होंगे और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होगी। इसको हम लोग दक्षिण अयनांत कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, लेकिन जब हमारे यहाँ मनाया जाता है तो उस समय दिसंबर में ठंडी पड़ रही होती है और ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी पड़ रही होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ये आपको याद रखना है, विषुवत वृत्त पर सीधी। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। 21 मार्च और 23 सितंबर की कंडीशन ऐसी होती है कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और इस कंडीशन को हम लोग विषुव कहते हैं। जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो इस कंडीशन को विषुव कहते हैं और ये 2 बार आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विषुव की स्थिति किन किन तारीखों में होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी 23 सितंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय बसंत ऋतु होगी। 21 मार्च के समय पे उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। तो ये दोनों ही टाइम ऐसा होता है कि ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, बीच में सूर्य है और आपके चारों तरफ पृथ्वी की जो है परिक्रमण गति है। अब पहली कंडीशन 21 जून वाली हम लोगों ने पढ़ी थी, तो ये 21 जून की कंडीशन है। यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। ये आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो गोलार्ध का मतलब है गोले का आधा, है ना। अगर यहाँ से विषुवत रेखा 0 डिग्री है तो ये ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करेगा। उत्तर वाला जो पोर्शन होगा आधा, इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, यानी उत्तर का आधा गोला, और नीचे वाला जो होगा वो नीचे, क्योंकि दक्षिण दिशा होती है तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो ये आधे भाग को हम लोग गोलार्ध कहते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे ये वाला चित्र बना हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो पृथ्वी का अक्ष है जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव ये कुछ ऐसे करके, है ना। उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे देखिए एक रेखा आ रही है, तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ सूरज की रोशनी पड़ रही है। जो सूरज की रोशनी है, उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुका है, तो जाहिर सी बात है झुके होने की वजह से उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ेगी और इस भाग में आपका दिन होगा। और इस भाग में इस समय पे और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध आपका सूरज की तरफ झुका हुआ है। तो जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ पे जाहिर सी बात है, ये यहाँ से ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये आपका पोर्शन, सूरज की रोशनी यहाँ तक पड़ रही है, इस जगह तक पड़ रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में आपकी ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी यहाँ पे गर्मी पड़ेगी 21 जून के टाइम पे, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे देखिए सूरज की रोशनी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे शीत ऋतु होगी। अब इसी के विपरीत आ जाते हैं 22 दिसंबर की कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है। अब दक्षिणी गोलार्ध में अगर सूरज की रोशनी पड़ेंगी तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। जब अपने यहाँ 21 जून को गर्मी होगी, 21 जून को अपने यहाँ गर्मी होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय पे ठंडी होगी। लेकिन जब अपने यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी तो अपने यहाँ क्या होगी, अपने यहाँ ठंडी होगी। 22 दिसंबर के टाइम पे अपने यहाँ ठंडी होती है। दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलेगी और इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का सीज़न होगा।
यहाँ पे देखिए उत्तरी गोलार्ध की तरफ उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं पड़ रही है, यहाँ पे छाया जैसा इसीलिए बनाया गया है। तो इस जगह पे उस टाइम पे ठंडी पड़ रही होगी जब सूरज की रोशनी सही से यहाँ पे नहीं पड़ रही होगी। तो अब उत्तरी ध्रुव की तरफ अगर यहाँ पे रोशनी पड़ती रहेगी तो इस वजह से कहा जाता है कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं, क्योंकि ये कंडीशन बदलते बदलते लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर दिन का समय रहेगा और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहेगा, रात का समय रहेगा, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है विषुव वाली 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, ना तो कर्क रेखा पर ना तो मकर रेखा पर। विषुवत रेखा पर पड़ती है तो दिन रात दोनों ही डेटों में बराबर होते हैं और इस कंडीशन को हम लोग विषुव कहते हैं। ठीक है, तो ये था फिगर, और यहाँ पे आप थोड़ा सा 3D फिगर में देख सकते हैं, ये आपका सूरज है। सूरज जहाँ पे आपका पड़ रहा होगा ये इसकी रोशनी के हिसाब से चारों ऋतुएं आपको दिखाई पड़ रही होंगी। जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधे पड़ रही है ये 21 जून वाली कंडीशन है, उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ गर्मी का है और इधर इस साइड में रोशनी नहीं पड़ रही है तो वहाँ पे ठंडी पड़ रही होगी। अब इधर अगर यही बात करेंगे तो यहाँ पे इस साइड में ठंडी पड़ रही होगी, जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पे ठंडी पड़ेगी, और यहाँ पे स्प्रिंग यहाँ पे ऑटम। तो ये 3D फिगर है उसी चीज़ का। और ये आपका 3rd चैप्टर था, इतनी ही चीज़ें हैं। 4थे चैप्टर में कुछ खास नहीं है, तो इसी के साथ हम लोग 4था चैप्टर भी ख़त्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, इसको मानचित्र कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ना लगे कि कोई चैप्टर छूट गया है, इस वजह से हम लोग सब कुछ कवर कर लेते हैं, छोटा सा ही चैप्टर है। भौतिक मानचित्र किसको कहते हैं, तो जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ आदि इस सब चीज़ों को दिखाया जाता है तो इनको भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देश व राज्य तथा उनकी सीमाएं ये सब दिखाए जाते हैं, ये राजनीतिक मानचित्र है। थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाया जाता है, उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। इनके बिना मानचित्र को बनाना मुश्किल है। दूरी, दिशा और प्रतीक। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये प्रधान दिग्बिंदु होते हैं मानचित्र के। रूढ़ प्रतीक चिन्ह किनको कहा जाता है, तो नीले रंग से जलाशय को, भूरे रंग से पर्वत को और पीले रंग से पठार को, हरे रंग से मैदान को, इन सबको शो किया जाता है। इसके अलावा मंदिर के कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, मस्जिद के बनाए जाते हैं, सड़क, नदी, तालाब, रेलवे लाइन आदि के लिए प्रयुक्त चिन्हों को हम लोग रूढ़ प्रतीक चिन्ह कहते हैं। रेखा चित्र, पैमाने की बजाय याददाश्त पर आधारित कच्चा आरेख को हम लोग रेखा चित्र कहते हैं। यानी पैमाने की बजाय याददाश्त पर आधारित अगर कोई कच्चा आरेख बनाया जाता है तो उसको रेखा चित्र कहते हैं। खाका किसको कहते हैं, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, जैसे कमरे की लंबाई, चौड़ाई आदि, ये बड़े पैमाने पर खींचा जाए तो इसको हम लोग खाका कहते हैं। तो ये थे 3rd और 4th चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ़िलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उनके कारण आपके दिन और रात होते हैं, जबकि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण आपका ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं वो आपका परिक्रमण गति के कारण होता है, और उसमें विषुव की स्थिति आपको याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर होती है। ठीक है, इसके अलावा और तो जो शुरुआत में चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान में रखना। बस इतना ही था इस चैप्टर में, बाकी मिलते हैं 5वें चैप्टर में अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।